अगले साल अप्रैल मई में 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। केरला, तमिलनाडु, असम और पश्चिम बंगाल। इनमें सबसे रोचक चुनाव बंगाल में क्यों होंगे, इस पर बात करेंगे हम आज के वीडियो में और साथ ही अन्य 3 राज्यों के चुनाव पर भी छोटा सा विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले चलते हैं बंगाल, जहां पिछले 10 वर्षों से ममता बनर्जी का शासन है और इसमें सत्ता विरोधी लहर उठने लगी है। इसके अलावा ममता बनर्जी के लिए 2 और चुनौतियां हैं। एक है उभरती हुई भाजपा और दूसरी ओर उनकी खुद की पार्टी में पड़ रही फूट, जिसमें कुछ असंतुष्ट नेता बगावती तेवर दिखाने लगे हैं। इसके अलावा कुशासन, हिंसा और भ्रष्टाचार के कारण आम लोग भी ग्रसित हैं, जिससे हो सकता है कि वे परिवर्तन चाह रहे हों। वैसे बंगाल का एक तरह से दुर्भाग्य रहा है कि स्वतंत्रता के बाद से जिन 3 पार्टियों ने, कांग्रेस, वामपंथ और तृणमूल ने वहां शासन किया, वे विकास लेकर नहीं आए। जब कांग्रेस का शासन था तब नक्सल आंदोलन ने जोर पकड़ा, जो कि हिंसक होता चला गया और इस बीच कई सारे उद्योगपतियों ने बंगाल छोड़ दिया। ऐसे में मिन्हाज मर्चेंट, जिन्होंने आदित्य बिरला की जीवनी लिखी है, उन्हें बिरला ने बताया कि बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति अच्छी नहीं थी, जिससे वे अपना उद्योग लेकर दूसरे जगह स्थापित हो गए और ऐसी ही कहानी कई और उद्योगपतियों की है। इसके बाद 1977 में वामपंथ की सरकार बनी, जिसमें बुद्धदेव भट्टाचार्य जी और ज्योति बसु जैसे मुख्यमंत्री हुए। हालांकि बहुत सारे उदारवादी इन्हें अपना चेहरे के रूप में दिखाते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि इनके शासनकाल में राजनीतिक हिंसा चलती रही और औद्योगिक विकास एक तरह से स्थगित हो गया था। फिर 2011 में आई ममता बनर्जी, जिन्होंने वामपंथ की राजनीति को पूरी तरह से कॉपी कर लिया, लेकिन उसमें एक नया एलिमेंट जोड़ दिया और वह था मुस्लिम तुष्टीकरण। 27.5% जनसंख्या है मुस्लिमों की बंगाल में, जिन्हें रिझाने के लिए ममता बनर्जी सांप्रदायिक राजनीति करने लगी और इसी के फलस्वरूप 2016 में तृणमूल को एक बड़ी जीत मिली थी। लेकिन अब भाजपा भी एक तरह से ध्रुवीकरण करने से पीछे नहीं हटती और वह लक्ष्य कर रही है 70% हिंदुओं को, जिसका परिणाम शायद 2019 के लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिला, जब बंगाल की 42 में से 18 सीटों पर भाजपा ने जीत दर्ज की। साथ ही अगर मत प्रतिशत पर जाएं तो तृणमूल को 43% मत मिले थे, वहीं भाजपा को 40%, जो कि इस अंतर को काफी भरता हुई दिख रही है। और अगर इन सीटों की संख्या को विधानसभा सीटों में परिवर्तित करें तो 294 में से 125 सीटों पर भाजपा ने अपनी पैठ बनाई। हालांकि 2019 में लोकसभा चुनाव थे और विधानसभा चुनाव के मुद्दे उससे काफी अलग होते हैं, लेकिन फिर भी बंगाल में अगर मुस्लिम वोट की बात आती है तो AIMIM और वामपंथ और कांग्रेस का जो गठबंधन है वह भी इस वोट बैंक को विभाजित करेगा, जो कि ममता बनर्जी के लिए एक चुनौती होगी। इस प्रकार भाजपा के पास एक अवसर तो है ही, लेकिन एक नुकसान यह है कि वहां पर मुख्यमंत्री का चेहरा कोई नहीं है। हालांकि भाजपा ने जमीनी स्तर पर खुद को मजबूत करने के लिए बूथ कार्यकर्ताओं से संपर्क स्थापित किया है और लक्ष्य रखा है कि 294 में से 200 सीटें वे जीतेंगे। कई सारे केंद्रीय नेताओं को भी वहां पर नियुक्त किया गया है और तृणमूल के भी कई नेताओं को शामिल किया गया है, जैसे कि मुकुल रॉय, जो कि सह संस्थापक है तृणमूल के, लेकिन अब वर्तमान में भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। इस प्रकार भाजपा ने पार्टी को सशक्त करने के लिए तो काम किया है, लेकिन बंगाल की जनता को वह कितना प्रभावित कर पाएगी, यह एक प्रश्न चिन्ह है। मुख्यमंत्री का चेहरा न होना नुकसानदायक तो हो सकता है, लेकिन 2017 में उत्तर प्रदेश में भी ऐसा देखा गया था। भाजपा बिना मुख्यमंत्री के चेहरे के चुनाव लड़ी थी और बाद में योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया गया था। ऐसे में हो सकता है कि नरेंद्र मोदी के चेहरे से ही चुनाव लड़ा जाए और आगे का परिणाम क्या होगा वह हम देखते हैं। लेकिन अब 3 राज्यों की बात कर लेते हैं। असम में भाजपा की सरकार है और सर्बानंद सोनोवाल मुख्यमंत्री हैं, लेकिन वहां पर जो NRC लागू की गई थी, जो लिस्ट बनी थी, उसके कारण बहुत सारा असंतोष है। लोग नाराज हैं भाजपा से और साथ ही केंद्र सरकार से। ऐसे में NRC का एक नया प्रारूप लाने की बात हो रही है, लेकिन अभी तक वह फलीभूत नहीं हो सका है, जिसके कारण लोगों के मन में भाजपा के प्रति शंका है। इसमें एक और बात ध्यान देने वाली यह है कि बंगाली बोलने वाले असमी लोग जो बांग्लादेश से आकर असम में बसना चाहते हैं उनमें, और असमी बोलने वाले असमी जो मूल रूप से असम के हैं, उन दोनों के बीच एक तरह से तकरार हो गई है और वे
किस पार्टी को चुनेंगे यह देखना रोचक हो जाता है। केरला की बात करें तो वहां पर भाजपा का कोई ग्राउंड लेवल इंपॉर्टेंस नहीं है, वह अपनी पैठ नहीं बना सकी है और केरला में एक तरह से यह चलता है कि यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट और लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट बारी बारी से अपनी सरकार बनाते हैं। ऐसे में पिनराई विजयन की सरकार पर कई सारे भ्रष्टाचार के आरोप लग चुके हैं, तो हो सकता है कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूडीएफ फिर से एलडीएफ को साइड करके सरकार बना ले। तमिलनाडु की स्थिति अभी तक स्पष्ट नहीं है क्योंकि वहां रजनीकांत ने नई एंट्री करी है, उन्होंने अपनी राजनीतिक पार्टी खोल दी है। वैसे तो तमिलनाडु में भी यही होता था कि एआईएडीएमके और डीएमके के बीच बारी बारी से सरकार बनाई जाती थी, लेकिन 2016 में लगातार दूसरी बार सरकार बनाकर एआईएडीएमके ने इतिहास रच दिया। ऐसे में भाजपा की सहायता से क्या वह फिर से सरकार बना पाएगी और एक हैट्रिक लगा पाएगी? इसमें माना जा रहा है कि रजनीकांत की जो पार्टी है वह एक तरह से जो एंटी इनकम्बेंसी वोट है उन्हें काट सकती है और वो भाजपा को लाभ पहुंचा सकता है और साथ ही रजनीकांत की पार्टी के साथ किसी प्रकार का समझौता भी हो सकता है, इसकी भी आशंका व्यक्त की जा रही है। लेकिन रजनीकांत जब तक अपनी ओर से सब कुछ स्पष्ट नहीं कर देते तो आगे की संभावना नहीं बताई जा सकती। ये हाल था चारों राज्यों के चुनावों का, लेकिन पश्चिम बंगाल में हाल में खबर आई है कि शुभेंदु अधिकारी, जो कि काफी समय से बगावती तेवर दिखा रहे थे, वो भाजपा में सम्मिलित हो सकते हैं। ऐसे में 1757 में जब मीर जाफर ने धोखा देकर सिराजुद्दौला को ब्रिटिश के साथ हाथ मिला लिया था, हो सकता है कि तृणमूल को भी यही चीज भारी पड़े कि उसकी पार्टी छोड़कर जाने वाले नेता जो भाजपा में मिल जाएं, वह उसे नुकसान पहुंचाए। मैं हूं निष्ठा अनुश्री, देखते रहे स्वराज्य।